बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज अडियाला जेल से एक बड़ी ख़बर आई और सबने देखी कि साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के बानी चेयरमैन को आज 10 साल की सज़ा सुना दी गई। न सिर्फ उनको बल्कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी साइफ़र केस में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये मामला जो कि क्योंकि अडियाला जेल में होने की वजह से वहीं पे खुसूसी अदालत और उसके जो जज थे जुल्करनैन साहब वो सुन रहे थे और बड़ी हैरत की बात ये हुई कि कल रात भी तकरीबन 10-11 बजे तक सबने देखा कि वहाँ पर जो समात है उसकी चल रही थी। उसमें जो गवाहान थे उनके बयानात भी जो है कलमबंद कर लिए गए थे, 25 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ शिकायत भी सामने आ रही थी जो मुल्ज़िमान थे उनकी तरफ से। बहरहाल आज जो है वो बड़ा फ़ैसला सामने आया और उसमें सज़ाएँ सुना दी गई। अब ज़ाहिर है इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और इसमें ये बात भी हो रही है कि जी जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कौमी दस्तावेज़ तस्वुर की जाती है और ऐसी जिसको आप पब्लिक में शो नहीं कर सकते, तो उसका अब आइंदा बिल्कुल जो है ना उसे मलूज़ ख़ातिर रखा जाए और एहतियात की जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे जो हमारे कौमी रहनुमा हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है, मुख्तलिफ़ जमातों के सरबराहान, इस पर हम बात करेंगे और डिटेल से जो है वो इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। शामी साहब, कल रात तक यानी कोई 10-11 बजे तक मैं TV के सामने बैठा था तो वहाँ पर ये चल रहा था कि जी अब मामला जो है वो अभी तक ज़ेरे समात है। तो ये फिर सुबह ये खबर आ रही थी कि जी आज कोई सख्त जो है वो फ़ैसला आ सकता है। बहरहाल सख्त तो मतलब यानी सजाए मौत वाला तो नहीं आया। ये कह रहे थे कि फैसला किसी वक्त आ सकता है। उनके खिलाफ खुद इमरान खान ने भी ट्वीट किया जी आज और अपने कारकुनों को ये कहा कि वो जज्बात काबू में रखें। उनका ख्याल ये था कि उनके खिलाफ फैसला आएगा ताकि जज्बात मुश्तइल हों कारकुनों के और अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़े और फिर इंतखाबात को मुलतवी किया जा सके। यानी ये उनका एक ख्याल था। बिल्कुल सही। अब ये जो साइफर केस है, एक साइफर खुफिया दस्तावेज तो कहा जा सकता है, वो उन्होंने कहा कि इसको मंजर आम पर लेके आए और लहराया जलसे में इससे प्ले किया उन्होंने। और अब वो जो सीक्रेट एक्ट है 1923 का 1923 उसकी खिलाफ वर्जी की पादाश में अब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और खान साहब को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब जो वकला सफाई हैं खान साहब के, उनको भी नज़र आ रहा था कि बहुत तेज़ी से मामला चल रहा है और उन्होंने एक किस्म का बाइकाट कर दिया था, पेश नहीं हो रहे थे। सरकारी उनको दे दिया गया था ना वकील, फिर उन्होंने सरकारी वकील दे दिए। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त आज उन्होंने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है कि जो उनको अलग किया गया है कार्रवाई से या सरकारी वकील दिए गए हैं वहां तक कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए और फिर असर नौ समात हो। लेकिन इसी दौरान तो फैसला आ गया। बिल्कुल। अब मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ हैं सर, डिटेल में उनसे जरा आज की। हाँ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शामी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप बताइए, ये आनन फानन ये क्या हुआ? और रात गए तक समात होती रही और जो वकला थे सफाई के वो तो पेश होने की कोशिश कर रहे थे या बिल्कुल बाइकाट कर चुके थे? सर देखें, इसमें जो इस समात में तेज़ी हमें देखने को मिली है वो तो 25 जनवरी को देखने को मिली है। 24 जनवरी तक सारे मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे क्योंकि 24 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ के वकला ने 4 गवाहान पर जिरह की थी। ताहम 25 जनवरी को जब बानी तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हुए तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और 26 जनवरी को पेश होने का आखिरी मौका दिया। ताहम 26 जनवरी को सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से ये उनके मुआविन वकील ने बताया कि सिकंदर जुल्करनैन की एक दांत की सर्जरी होनी है जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। तो अदालत ने उस दिन ही जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, उन्हें ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के वकला चूँकि 2 दिन से पेश नहीं हो रहे
तो इनके लिए सरकारी खर्चे पर वकील नामजद किए जाएं। फिर एक मलिक अब्दुल रहमान एडवोकेट हैं, उन्हें इमरान खान के लिए नामजद किया गया, जबकि जो हजरत यूनुस नाम के एडवोकेट हैं उनको शाह महमूद कुरैशी के लिए नामजद किया गया। फिर हफ्ता और सोमवार की जो कार्रवाई थी वो स्पीडी ट्रायल की एक अनोखी मिसाल थी कि इन 2 दिनों में 18 गवाहों पर जिरह मुकम्मल की उन डिफेंस काउंसल्स ने जो कि सरकार की तरफ से मुकर्रर किए गए थे। इनमें तफ्तीशी अफसर भी शामिल थे, फैसल तिरमजी साहब जो कि फॉरेन ऑफिस के अहम ऑफिसर थे, उनकी गवाही बड़ी अहम थी। फिर आजम खान साहब की जो गवाही थी वो बड़ी अहम थी। इन तमाम पर 2 दिन में इन सरकार के मुकर्रर करदा जो डिफेंस काउंसिल्स थे उन्होंने जिरह मुकम्मल की। अब मंडे को इमरान खान के वकला की ये स्ट्रेटजी थी कि वो खुद जाके पेश होंगे और अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जिरह का हक दिया जाए, क्योंकि हमारे जो मुवक्किल हैं वो हमारे ज़रिए केस आगे बढ़ाना चाहते हैं। ताहम अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की और गुज़श्ता रात हमने देखा कि जो डिफेंस काउंसिल सरकार के मुकर्रर करदा थे वो तकरीबन रात 12:40 तक अडियाला में रहे हैं और 12:40 के बाद वो वहाँ से निकले हैं, क्योंकि जो फैसला सुनाने से पहले एक अहम मरला होता है 342 का स्टेटमेंट मुल्जमान का रिकॉर्ड करना होता है, वो भी तो रिकॉर्ड हो गया। रिलेटेड शिकायत क्यों कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी? शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। आज 342 का स्टेटमेंट, जब इमरान खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ तो उसके बाद ये फैसला कोई महफूज नहीं हुआ और फौरी अदालत ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाता हूं। फिर जज साहब उठकर चले गए। शाह महमूद कुरैशी प्रोटेस्ट करते रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था कि नहीं? कानूनी जरूरत तो थी, क्योंकि जो मुल्जमान होते हैं उनका 342 का स्टेटमेंट इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि अदालत उनसे पूछती है कि वो अपने हक में कोई गवाही, कोई शवाहिद पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने तो इल्जाम लगा दिया बाजवा साहब पर और का हुसैन हक्कानी पर कि हुसैन हक्कानी के जरिए लॉबिंग की उन्होंने और उनके खिलाफ एक मंसूबा तैयार किया अमेरिका के साथ मिलकर। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल शामी साहब, इमरान खान साहब का जो 342 का स्टेटमेंट था वो तकरीबन उनकी वो स्पीचेस थी जो पहले वो अवामी जलसों में भी करते रहे हैं और साबिक आर्मी चीफ पर जो वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, आज भी उन्होंने इसी चीज़ को दोहराया है। तो फिर जब ये स्पीच थोड़ी लंबी हुई तो फिर जज साहब ने उनसे पूछा कि खान साहब, एक सादा सा सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि साइफर कहाँ पर है। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने बयान में पहले बता चुका हूँ कि साइफर मेरे ऑफिस में था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर अदालत ने उसी सडन मूवमेंट पे ये फैसला सुनाया जिसमें इमरान खान को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और शाह महमूद कुरैशी को भी। यानी मुख्तसर फैसला सुनाया, वजूहात बाद में तहरीर की जाए, और जुबानी फैसला यानी बता के ये जुबानी मुख्तसर फैसला था। इसमें जो मुख्तसर फैसले भी होते हैं शामी साहब, अभी क्योंकि कोर्ट्स में हम रोजाना प्रोसीडिंग देखते हैं तो शॉर्ट ऑर्डर में भी कुछ ना कुछ अदालती फैसलों का हवाला दे के ये शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाता है। ये सिर्फ इतना ही फैसला था कि आपको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद। सर, एक इंटरव्यू में भी तो खान साहब एक्सेप्ट कर चुके थे। जब उनसे पूछा गया कि जी साइफर जो है वो कहाँ गया, तो वो उन्होंने आगे से यही कहा कि जी साइफर जो है वो मुझे नहीं पता, खो गया। तो देखा जाए तो जो कराइन यानी कि जो हालात थे वो तो जा रहे थे ना उनके खिलाफ ही, तो फैसला जो है वो फिर इसी तरीके से जो है वो देखें। ये पाकिस्तान की तारीख का एक आज एक अलमनाक दिन है। अच्छा। और कोई खुशी की बात नहीं है, कानूनी मामला जो भी हों। तो बहरहाल अब अदालत में जिस तरह कार्रवाई हुई है उसके बाद ये अपील होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, फिर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, और 2 अपीलों का हक हासिल है खान साहब को भी और कुरैशी साहब को भी। ये इब्तदाई अदालत का फैसला है, इंतहाई अदालत का नहीं है। और अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें गर्दिश करती रहीं जब नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई
तो फिर किस तरह से मिठाई खा रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब भी और खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और बातें खिली हुई हैं खुशी से। और खान साहब ने तो, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया। तो बात यह है कि ये वो भी एक अलमनाक दिन था जब उनके साथ नवाज शरीफ साहब के साथ मामला हुआ या उनको सजा सुनाई गई, और आज भी कोई खुशी का इजहार नहीं किया जा सकता। आज उन्होंने सर खिताब किया है, तो क्या कहा है ज़रा सुन लें नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले के बाद। नवाज शरीफ साहब जो है वो आज हारूनाबाद में थे। अगर सर इजाज़त दें मरियम साहब का भी क्विकली सुन लें, उन्होंने भी इस बस पर क्या कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना बड़ा होता, उन्होंने मिठाई नहीं बांटी ना खाई है, लेकिन बहरहाल दिल की भड़ास जरूर निकाली है। देखें, पाकिस्तान की तारीख जो है वो भरी पड़ी है फैसलों से। पॉपुलर लीडर्स जो हैं उन पर मुकदमात से, अब शेख मुजीबुर रहमान से शुरू हो जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले लें, फिर नवाज शरीफ साहब को ले लें, फिर इमरान खान साहब को ले लें। देखिए ये जो भी मुकदमे बनते, देखिए इसके पीछे सियासत है। अच्छा, अगर सियासत हमारी दुरुस्त हो और हमारे रहनुमा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कार रखते हों और एक दूसरे का एहतराम करते हों, फिर ये सूरत हाल पैदा ही ना हो। सर, अगर एक दूसरे का क्या, इमरान खान साहब और उनके मुखालिफ जो थे उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात कार होते और दोनों जमहूरियत की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे होते, तो तहरीक अदम एतमाद ही पेश ना होती। सर इस मामले में तो उनके मुखालिफ स्टेट है ना, तहरीक अदम एतमाद पेश ना होती। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद पेश ना होती तो साइफर का मसला भी ना होता। अच्छा। ना उससे खेलना पड़ता। और अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी तो दूसरी बात, खान साहब उस पर ऐसे उसी तरह सर तस्लीम खाम कर लेते जैसे जमहूरी मुल्कों में किया जाता है, उस पर हंगामा ना उठाते, तूफान खड़ा ना करते और एक मुकाबला करते सियासी तौर पर, और पार्लियामेंट में रहते हुए फिर इंतखाबात तक पहुंचते और अपना मुकदमा पेश करते अवाम की अदालत में। तो ये जो हमारी बिगड़ी हुई सियासत है, इसने बिगाड़ पैदा किया है। और कानून जो है, कानून भी तो वही हरकत में आता है ना। कितने ऐसे मामलात हैं जो सरफे नजर हो जाता है, जिनकी जरूरत ही पेश नहीं आती। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या मुकदमा कायम हुआ था? हाई जैकिंग का, तैयारे को अगवा करने का। उम्र कैद की सजा सुनाई गई उनको। और वजीर आजम जो है उसको हथकड़ी लगा के ऐवान इख्तदार से निकाला गया। बाद में फिर वो अदालत वो खत्म हो गई सजा, कई साल उनको मुल्क से बाहर रहना पड़ा। मतलब ये है कि कानूनी तौर पर जो भी आप कहें कि मामला मजबूत है, मुकदमा मजबूत होते हैं मुकदमात, कानूनी तौर पर जवाज भी होता है, लेकिन ये मामलात आते क्यों हैं अदालतों में? ये मुकदमात बनते क्यों हैं? ये तो अपनी नौयत का एक तरह से पहला ही मुकदमा है ना, तो जिसमें इतने बड़े रहनुमा को जो है सजा सुनाई गई। अगर मुकदमा, भाई साइफर पेश करने की जरूरत ही क्या थी? अगर नॉर्मल हुकूमत चल रही होती, जमहूरियत चल रही होती, फिर ये इस तरह की, फिर तो पूरी देखा ना, पार्लियामेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है अपने वजीर आजम को। तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था अपना ये एक्ट इमरान खान साहब का, अगर वो ना होता तो? ये पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स, इसकी जड़ जो है ना वो सियासत में है। सियासत के बिगाड़ ने सारे मामले बिगाड़े हैं। सही। आज हमारी जो ये लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी है जी सर, शाहिद उस्मानी साहब भी साथ हैं हमारे, उसमें एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी। उसका मौजूद था कि जनूबी एशिया में जो इस वक्त सियासी रुझानात हैं। अच्छा, इस वक्त सर इस पे बात कर लेते हैं जरा। शाहिद उस्मानी साहब ने जो भी उससे रिलेटेड है बात, पहले शाहिद उस्मानी साहब बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। तो ये जो मुकदमे की कार्रवाई सर जिस तरह से हुई है और यकतरफा तौर पर और बस दिन रात एक करके गवाहों को भुगता दिया गया, इसके कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हर एक जज की ड्यूटी होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रायल मुकम्मल करे, सब मौके अपने उनको दे डिफेंस के और ट्रायल को कंप्लीट करे।
और अगर जज को शुबा हो जाता है कि कोई खास तौर से जानबूझ करके डिले करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक किस्म की इंटरफेरेंस होती है जस्टिस देने में। तो उस सूरत में जजेस भी कोई एक्शन ले सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो जज साहब थे उनको ये शुबा हो गया था कि शायद ये दोनों हजरात जो हैं वो ट्रायल को डिले करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारी उनकी एविडेंस जो आ गई थी रिकॉर्ड पर, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन का रह गया था इशू, और उसके लिए उनके वकीलों को तो मौजूद होना लाजमी था। वो तो अक्यूज थे, और अक्यूज का तो वकील पहले से खड़ा होता है बजाय इसके कि वो गायब हो जाए। तो ये तो बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है, और ख़ास तौर से पीटीआई के लिए, क्योंकि पीटीआई तो सारी वकीलों से भरी हुई है। सारे उनके प्रेसिडेंट चेयरमैन भी वकील है, सभी वकील ही हैं वहाँ पर। तो उस वक्त में वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जैसा कि आपकी नज़र में कोई ऐसा मुकदमा भी सब कॉन्टिनेंट में है जो इस तरह जो सूरत हाल पैदा हुई हो, वकला सफाई एक दस्तबरदार हो गए हों और मुकदमा जो है रात गए तक चला हो, इससे पहले ऐसी कोई नज़ीर है? अब ये मुझे तो इस वक्त ऑफ हैंड तो याद नहीं, लेकिन ये बहरहाल जो सिचुएशन सामने है वो, यानी कानून जो है वो उसकी इजाजत देता है। जी देखिए, यहाँ पे था मेरी नज़र में ये स्ट्रेटजी की बात थी। जो पीटीआई की स्ट्रेटजी ये थी कि किसी तरीके से ये ट्रायल डिले हो जाए 8 फरवरी तक, ताकि 8 फरवरी के बाद, क्योंकि इमरान साहब की अपनी काफ़ी पर्सनल फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग है, कोई पीटीआई की फॉलोइंग नहीं है, ये पर्सनल फॉलोइंग है। तो वो समझते थे कि वो पर्सनल फॉलोइंग की बेसिस पर वो जीत जाएंगे इलेक्शन, और उस सूरत में फिर ये मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। ये उनकी स्ट्रेटजी थी। ठीक है, सही स्ट्रेटजी थी उनकी, लेकिन पॉइंट ये है कि वो स्ट्रेटजी को वकीलों ने जो उनके है उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया। वकील ये भी कर सकते थे कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करते। इतने विटनेसेस हैं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता था, बीच में वीकेंड भी आ रहे थे, छुट्टियां भी आ रही थी, तो ये सब हो सकता था, लेकिन वो गायब हो गए। अब जज के पास अब इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। मगर अब तो वो आप दुहाई मचा रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें जेरा नहीं करने दी गई, और हम तो मौजूद थे। जज पर भी एतबार नहीं है, एतबार। अब ये कहना कि हमारी बात नहीं सुनेगी वकीलों की, मेरे ख्याल में कोई ऐसा वकील नहीं है जिसको कोई पुलिस वाला रोक सके जाने से अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए। कोई ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो हम भी कर चुके हैं वकालत, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिलिबरेट था, जानबूझ के वकील नहीं आए। अगर वकला सफाई जो है वो पेश होते, जिरा करते, तो मामला इतनी जल्दी ना निपटाया जा सकता। जी बिल्कुल, आगे चल सकता था, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी बनाई थी, वो स्ट्रेटजी उनकी फेल हो गई। जिस तरह उनकी स्ट्रेटजी जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला था वो इलेक्शन कमीशन का, तो उस वक्त भी उनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई थी। तो यही बात है। तो ये अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। जी ये तो है। जहाँ तक कि अपील की बात है, चूंकि उनकी वकील सफाई जो है वो उन्होंने वो मौजूद नहीं थे, और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उनके अपने वकील, अपने जो आर्टिकल 10 के तहत उनका अपना वकील होना चाहिए, वो नहीं था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनकी अपील तो यकीनन सुनी जाएगी, और मुझे अंदाजा ये है कि वो हाई कोर्ट जो है इसको रिमांड कर देगी वापस इनके पास। यानी केस रिमांड हो सकता है? जी हाँ। यानी ये जो कार्रवाई जो उन्होंने कहा है कि कालअदम करार दे दी जाए, तो फिर तो मामला वहीं से शुरू हो जाएगा। नहीं, कालअदम तो खैर नहीं करेगी मेरे ख्याल में, बेनज़म तो नहीं करेगी। एक दफा कन्विक्शन हो जाए और क्रिमिनल ट्रायल में खास तौर से, तो कोर्ट्स आम तौर से कालअदम तो डिक्लेयर नहीं करती। सजा तो देखे ना, वो ऑलरेडी जेल में थे, डिस्क्वालीफाई भी हो चुके थे, तो सजा थे, तो अमली तौर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, लेकिन वो बात नहीं, वो केस की बात है। केस में अगर कन्विक्शन हो जाता है किसी क्रिमिनल केस में, तो उसमें आमतौर से कोर्ट्स सेट असाइड नहीं करती। वो अगर इस किस्म की कोई खामी है, जिस तरह इसमें खामी है, तो उनको रिमांड कर सकती है, रिमांड कर देती है कि आप दोबारा जो आपको जो कमी है केस में वो पूरी करें। इसमें सर एक और भी बात कि ज़बानी फैसले इस तरह से पहले कभी आए कि बस हमने सामने जो है वो अनाउंस कर दिया कि भाई आपको हम इतनी सज़ा दे रहे हैं, या नहीं ऐसा लिख के दिया जाता है? नहीं, तो बाकायदा जजमेंट होनी चाहिए। जजमेंट तो आई होगी उनकी यकीनन। मैंने तो पढ़ी नहीं जजमेंट, लेकिन जजमेंट तो आई होगी। ये शॉर्टेस्ट ऑर्डर है जो हुआ है,
तारीख का कम यानी मुख्तसर तरीन हुक्म है। हाँ, तो लेकिन वो आजकल में आ जाएगी जजमेंट उनकी। वो तो हम कई दफा जज करते हैं, वैसे क्रिमिनल ट्रायल में करना नहीं चाहिए उनको। क्रिमिनल ट्रायल में आमतौर से जजमेंट देनी चाहिए, यानी अदालत को गुस्से में नहीं आना चाहिए। जी सही है, अदालत को कभी गुस्से में आना नहीं चाहिए, इमोशंस तो होने नहीं चाहिए जज के साथ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद। मैं बता रहा था जो कॉन्फ्रेंस में ये सवाल ज़ेर बहस था कि जनूबी एशिया में जो सियासी रुझानात क्या हैं। अच्छा, हमारे डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब की रोड स्पीकर थे। अच्छा अच्छा। और वहाँ की जो वाइस चांसलर है माशाल्लाह वो डॉक्टर शगुफ्ता नाज, अच्छा, वो प्रिजाइड कर रही थी। और प्रोफेसर डॉक्टर आयशा शहजाद जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड है, दूसरे प्रोफेसर दानिश्वर मौजूद। क्या डिस्कस क्या हुआ? मैंने कहा भाई ये जो जनूबी एशिया है इसका अलमिया ये है कि इसमें एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते सियासतदान। आप बांग्लादेश देख लें, आप पाकिस्तान देख लें, आप इंडिया देख लें। बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए वो देख लें, पाकिस्तान में जो हो रहे हैं वो देख लें, और वहां जो अकलियत की दुर्गत बन रही है वो देख लें। और अफगानिस्तान जो है वो तो खैर वो वहां तो ऐसी हुकूमत है जिसको किसी जनूबी एशिया के दूसरे किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। तो ये जो मामला है, आपस में जब सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं बैठते तो फिर मुल्कों के मसाइल कैसे हल होंगे? खित्ते के मसाइल कैसे हल होंगे? अगर हम ये कहें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान के तनाज़ात क्यों हल नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान के अंदर जो झगड़े पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं हल हो रहे? बांग्लादेश के अंदर जो झगड़े पड़े हुए हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे? उनकी वो भी अपोजिशन लीडर जेल में, और उसके बाइकाट कर दिया और बिला मुकाबला जीत गई जो हसीना वाजिद। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अब देखिए जिस तरह जो सूरत हाल बरपा है, तो बुनियादी बात ये जमहूरियत नहीं चलाई जा सकती जब तक के जो सारे जमहूरियत के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ना बैठे, मुकालमा ना करें, एक दूसरे की बात ना सुने। ये आप तख्त नशीनी की जंग नहीं है, ये मुगलों का दौर नहीं है। फिर अना का जो मसला बना लेते हैं अपना कि जी हमने तो उस मीटिंग में नहीं बैठना जहां पर ऑपोजिशन लीडर होगा। जमहूरियत की जिद है। अब एक मुकदमा हो रहा है तो फैसला हो रहा है तो आप मिठाइयां खा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। आपके हरीफ जो हैं वो जनाब जेल में चले गए, और दूसरे हैं तो आप उस मुसर्रत का आज़ार कर रहे हैं। भाई कानून जो है, कानून अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कानून को कोई हरकत में भी तो लाता है ना, इंप्लीमेंट भी करना है ना सर उसको। कैसे? ये साइफर की कहानी पैदा क्यों हुई? ये सियासी बिगाड़ ने पैदा की, आपसी इख्तलाफात ने पैदा की, आपसी इख्तलाफ ने पैदा की है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की रवश ने पैदा की है, और एक दूसरे को जिच करने और इख्तदार की जो है, जो दुनिया के जमहूरी मुल्कों में लो कॉन्फिडेंस की तहरीकें आती हैं, मंजूर हो जाती हैं, वज़ीर आज़म इख्तदार छोड़ देते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। जमहूरी अमल है ना सर, जमहूरी अमल है ना। लेकिन सर इसको जमहूरी अमल को बर्दाश्त किया जाए, उसका हिस्सा बना जाए। ठीक है सर, ब्रेक इसको जिंदगी और मौत की और कुफर और इस्लाम की जंग ना बनाया, ये ना कहा जाए कि जी किबला दुरुस्त कर लो वरना 12 साल अंदर। मुझे अफसोस हो रहा है, मेरा दिल दुखी है। इमरान खान साहब जो है उनके 25-26 साल उनकी जो सियासत है मेरे सामने फिर रही है, ये दिन गिने जाते सर, लेकिन अभी इस तो दिन के लिए सर ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो अदालतों में बाकी है, लेकिन क्यों ऐसा हो? रिवर्स भी तो हो जाते हैं सर मामला। भाई आप क्यों ना हम क्रिकेट की तरह सियासत खेलें? अच्छा, क्यों ना? बर्तानिया में नहीं, बर्तानिया में कैसे चल रही है जमहूरियत? सर वो जेंटलमैन गेम है। न्यूजीलैंड सियासत जेंटलमैन नहीं है सर मसला। कनाडा में ये भी जेंटलमैन गेम होनी चाहिए, होनी चाहिए। सर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं ना। वेलकम बैक नाजरीन। बयानिए की जंग है, और एक बयानिया तो हमने देखा कि उसका जो है वो क्या अंजाम हुआ, और उसमें ये कहा गया था कि जी साइफ़र एक हकीकत है, और उसके बाद ये भी नारा लगा कि हम कोई ग़ुलाम हैं। ये सारी बातें ज़ाहिर है सबके सामने आई हैं। अब जो बयानिया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि वही जमात जो कि अमेरिका को ये कहती रही कि जी
उसके तरफ से साजिश हुई है, साजिश वहाँ से आई और उसके आलाकार यहाँ बने और फिर जो है ना उस पर अमल दरामद किया गया और बानी चेयरमैन जो है उन्हें बाहर किया गया और जो आज भी वो इल्ज़ामात लगाते रहे। अब दिलचस्प बात ये, दिलचस्प खबर ये है कि एक रोज़ पहले रोज़नामा दुनिया जो है उसने भी ये खबर दी थी कि जी अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब PTI की जानिब से नया महाज खोलने की तैयारी कर ली गई है। और आज एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तानी निजात मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने जो है वो शामी साहब ये ख़बर दी है कि जी अब PTI ने लॉबिंग के लिए एक फ़र्म को हायर कर लिया है 16 मार्च 2024 तक 45 दिन के लिए हायर किया है। $50,000 जो हैं वो इनको दिए जाएंगे। तो एक तरफ सर वही कि जी अमेरिका साजिश सब कुछ ये, और फिर एक तरफ वही अमेरिका में जो है वो लॉबिंग। देखिए अब ये तो PTI ने जो फर्म हायर की है मुबैना तौर पर उसका क्या मैंडेट है, क्या टारगेट करेगी, PTI का मुकदमा लड़ेगी, इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ेगी और किस तरह अमरीकी जो यानी ताकतवर हल्के हैं उनको हमनवा बनाने की कोशिश करेगी। अब ये तो तफसीलात जो सामने आएंगी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनमें तो एक बड़ी मजबूत प्रेजेंस है ना बिल्कुल PTI की, तो वो लोग अपने तौर पर बहुत से मामलात कर सकते हैं, बड़ी हरकत व सकनात उनकी देखने में आ सकती हैं। और जो कई ऐसे हमारे दोस्त हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं अब अमेरिका में हैं, वो भी PTI की हमायत में बहुत आगे जा चुके हैं। अच्छा, तो जो भी सूरत होगी जब इसको अमली तौर पर कुछ करेंगे तो फिर देखेंगे। अब सियासत के यही तो रंग हैं कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और अमेरिका जो है उसको उससे नाराज़गी भी होती है, उससे मोहब्बत की ज़रूरत भी महसूस होती है, उससे ताल्लुक़ की ज़रूरत भी महसूस होती है, उस पर गुस्सा भी आता है। तो एक अब सियासत के अपने मामलात हैं। तो इस वक्त तो क्योंकि वो फसाद पड़ी हुई है उन पर, तो वहाँ लोगों को हमनवा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमनवा बनाए, लेकिन भाई ये जो कुछ हो रहा है ये नाइंसाफ़ी हो रही है या एक पार्टी के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, की बात करेंगे। बात देखें जब करेंगे तो फिर देखेंगे तो यही तो रोना है ना। हम अपनी सियासत जो है हम क्यों बाहर ले जाते हैं, यानी हम दूसरे मुल्कों में जा रही है, हम अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धो लेते। माजी में भी तो हुआ गंदे कपड़े अपने सारे बैठ के धो लें अपने घर में और एक दूसरे से बात कर लें। यही तो मैं अर्ज करता हूँ ना, हम बार बार किन चक्करों में पड़े रहेंगे हम, और बार बार हम एक ही कहानी जो है उसको क्यों दोहराते रहेंगे। नाम बदल जाएंगे, किरदार नहीं बदलेंगे। कभी कोई नाम रख लें, कभी कोई नाम रख लें, कभी कोई नाम रख लें। ये जो मुकदमे बहुत कायम हुए हैं माजी में, कानूनी तौर पर बड़े मजबूत मुकदमे कायम हुए ना, और उनकी कानूनी फैसले भी आए हैं। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा है जूं तो वो फिर सियासत जो है वो गालिब आ गई है ना कानून पर। तो फिर कानून जो है वो मुंह देखता रह गया। तो अब भी बुनियादी फैसला जो है वो तो वही है जो अवाम की अदालत से होगा, उसका तो कोई दूसरा हल है नहीं। एग्जैक्टली सर, अवाम जो है वो तो जाहिर सी बात है उसने 8 फरवरी को फैसला करना है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वेज आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है जी बेहतरी। तो अब जो है वो बताया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने कहा है जी कि पाकिस्तान में 2023 में करप्शन में रिकॉर्ड जो है वो कमी हुई है। वो दौर था यानी कि जो PDM हुकूमत का, PDM की हुकूमत, हाँ जी, उसमें जो है वो कमी हुई है। तो आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद थे लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में, खुश थे, बहुत खुश थे। उन्होंने बाकायदा जो है ना उसको कहा भी है, उस पर बात भी की है। सुन ले सर ज़रा उन्होंने क्या उस पर कहा है, जी सुनाइए। 180 ममालिक सर, उसमें से पाकिस्तान जो है वो 140 से बेहतर होकर अब 133 पर आ गया। तो वो तो फिर डंके की चोट पे कहेंगे ना कि जी हम जो कर रहे थे, हम वो तो आज उनका वो बयानिया दुरुस्त साबित हो गया। इसका मतलब है कि जी हमने तो डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया। चलिए आप वोट उनके हक में दे दीजिए। मेरा वोट सर कराची में, कराची में है जी। चलिए फिर क्या कह सकते हैं, कराची जाके दे दें, देखें अगर सर इजाज़त मिल गई। लेकिन सर ये है तो वो जी गैलप का एक बोल आया जी
उसमें हमारे जो सराजुल हक साहब हैं उनकी मकबूलियत चौथे नंबर पे आ गई। नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल, उसके बाद उनका नंबर आता है, यानी बाकी सबको पीछे छोड़ गए। अब लोग बड़े हैरान हैं कि भाई ये चौथे नंबर पे कैसे आ गए। अब हमारे जो फारूक आदिल साहब हैं, बड़े नामवर हमारे दानिश्वर हैं और मीडिया पर्सन हैं, उन्होंने बड़ा कॉलम बांधा है इसके ऊपर। तो जमात इस्लामी वालों को तो खुश होना चाहिए। सिराजुल हक जो हैं बड़े उलमा को पीछे छोड़ गए, दूसरे सियासतदानों को पीछे छोड़ गए। बड़ी बात है। इतवार को जलसा भी सर बड़ा कलंदर और नहीं, जलसा भी बहुत बड़ा किया कराची में, और बड़े जलसे हो रहे हैं जमात इस्लामी के, और मौलाना फजलुर रहमान के भी हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो बहरहाल आमने सामने है ही, लेकिन वहाँ जो सिराजुल हक हैं, अब सिराजुल हक की जो जिंदगी है ना, जितनी सादा जिंदगी उनकी है, इसमें कोई शक नहीं, उसमें तो मेरा ख्याल कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता उनका। बिल्कुल एक आम आदमी की जिंदगी गुजारते हैं, अपने गांव में दीर के उसी मकान में रहते हैं। सर वो बताते हैं कि बचपन में उनकी वालदा वो जो आलू को रखना होता था ना, तो वो जमीन में गड़ा खोद के, फ्रिज का तो कोई तस्वुर ही नहीं हाँ है, जी, तो वो आलूओं को उसमें जो है वो सिक्योर करते थे ताकि ज़्यादा देर के लिए उन्हें रखा जा सके, गड़ा खोद के। तो बिल्कुल एक कॉमन मैन है, और यानी इस लिहाज से उनकी शख्सी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब जमात इस्लामी को वोट कितने मिलेंगे ये एक बात की बात है, तो ये हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें भी तो गौर करना चाहिए ना। ये जो यानी आधी कौम तो बाहर रह जाती, एक हल्के में 10 आदमी खड़े होते हैं, और अगर वोट 50% भी पड़ गए तो बाद वक़्त 15% वोट लेने वाला कामयाब हो जाता है, और बाकी वोट तकसीम हो जाते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा कहा जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, आज़ाद नहीं, अब भी ऐसा होगा। अब यानी जो हुकूमत कायम होगी उसकी पुष्ट पर कितने फीसद वोट होंगे ये देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिपेंडेंट, इमरान खान साहब कह रहे 2,30,00,000 वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया, अपने वोट गिन रहे हैं। तो जो आपके मुकाबले में थे ना, उन्होंने भी तो वोट हासिल किए थे ना, बिल्कुल, और कौमी असम्बली में उन्होंने मेजॉरिटी बना ली आपके खिलाफ। जब आपकी मेजॉरिटी थी आपकी हुकूमत हो गई, जब आपके मुखालिफिन की मेजॉरिटी हो गई तो फिर उनकी हुकूमत कायम हो गई। तो आप जरा दिल बड़ा करते और बड़ा रखते, सब्र से काम लेते, इंतखाब का इंतजार करते। मुशीर भी ठीक नहीं थे सर, उनके मशवरे जिनसे लेते थे वो भी ठीक नहीं थे ना, उनको तो अच्छे मुशीर भी नहीं मिले। नहीं, मुशीर तो ऐसे होते हैं। देखिए वो बात यह है कि हजरत अली से किसी ने कहा जी हजरत उमर के ज़माने में तो हालात बड़े ऐसे थे और अब तो बड़े ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो। लेकिन मुशीरों की बात ही अपनी जगह पे, और बात भी तो है ना कि आप जो पसंद करते हैं मुशीर तो खुद चुनते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर जो खान साहब ने इकट्ठे किए थे हीरे जगह जगह से, एग्जैक्टली, और कितने मुशीर बदले गए, कितने वजीर बदले गए। सही बात है। तो फिर ये मुशीर। सर बस क्विकली ये बताते हुए कि जी आम इंतखाबात के मुआयने के लिए जो दौलत मुश्तरका है ना, उसका 16 रुकनी वफ्द जो है वो आ रहा है पाकिस्तान वीज़े मॉनिटरिंग के लिए ऑब्जर्व करने के लिए। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ठीक है, आपको खुश हो जाए इसमें क्या है। ऑब्जर्व होगा ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।